बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बलदेवपुर में लखन अपनी पत्नी शालिनी, बूढ़ी माँ और 9 साल की बेटी दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी लखन के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह लखन की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। लखन के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, फिर भी उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसके बिक जाने से लखन की स्थिति पहले से भी दयनीय हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। लखन जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता। वहीं शालिनी सेठ किरोड़ीमल के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से बलदेवपुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो शालिनी, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुने पड़ने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है शालिनी, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार गुस्सा करेगा। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटी, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है। और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगी, तुम टाइम पर घर आ जाना। इतना कहकर शालिनी वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में शालिनी सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे शालिनी, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की यह बातें सुनकर शालिनी को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो? इस बेचारी को दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है? फिर भी ये काम पर आई है, यह भी तो इंसान है। इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। अरे भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो यह कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। शालिनी ने कुछ नहीं बोला और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर लखन ठंड से कांपते हुए रामधन जमींदार के खेत पर मजदूरी कर रहा था। रामधन अपने खेतों का काम कराने के लिए लखन और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ लखन, काम ठीक से कर ले। ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो बाल भर और पैसे चाहिए थाल भर। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रही। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा।
सुबह से काम करते करते लखन के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्ची की बहुत फिक्र थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा, और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। लखन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी रामधन ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए लखन, सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी जमींदार, जैसा आप कहे। लखन चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। और उधर बलदेवपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल, जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वह सूना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग सुरजाराम, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। लखन अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरी बेटी के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे, अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। जमींदार की यह बात सुनकर बेचारा लखन दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और लखन को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वह भी नहीं दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ, हाथ सेक लो। फिर शालिनी लखन को दिया की तबीयत के बारे में बताती है। लखन ने दिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे लखन चिंता में डूब गया। हे भगवान, यह सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। किरोड़ीमल और रामधन जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। शालिनी और लखन आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से दिया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये इसको क्या हो रहा है। भाग्यवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दिया को लेकर जल्दी आइएगा और उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आइएगा। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। लखन बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। पापा वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। उधर लखन घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश भी शुरू हो जाती है। लखन चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर शालिनी का दिल दिया कि ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था।
दिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे मेरी बच्ची। जैसे तैसे लखन वैद्य जी के घर तो पहुंच जाता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर शालिनी इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी लखन के कानों में पड़ती है। यह चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर लखन बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। भगवान, शालिनी इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ लखन दौड़ा दौड़ा घर पहुंचता है। घर के अंदर जाकर जो देखता है, उसका कलेजा फट सा जाता है। अरे शालिनी, ये क्या हुआ? और दिया की आंखें क्यों बंद है? दिया को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारी बच्ची छीन ली। बेचारी नन्ही सी जान दिया इस बेरहम सर्दी के थपेड़ों को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे बलदेवपुर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो अच्छे खासे की जान ले ले। वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास बैठे बैठे उसको खोने का शोक मना रहे थे। वे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची को ही ठंड से नहीं बचा सके। अगली सुबह गांव वाले लखन के घर आते हैं। लखन और शालिनी को अपनी बेटी के साथ घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। बलदेवपुर गांव के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार से अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर से मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। यह कहानी एक छोटे गांव के एक ईमानदार किसान की है, जिसका नाम रघु है। रघु मेहनती और नेक दिल था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उसके पास था वह उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से हासिल करता था। उसकी यही ईमानदारी एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। हे भगवान, बस इतनी कृपा करना कि इस साल अच्छी फसल हो जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का गुजारा चलाना आसान हो जाए। अरे रघु, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? कभी कभी तो थोड़ा आराम कर लिया कर। मोहन, मेहनत से भागने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। अगर मैं अभी आराम करूंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, तू तो हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत की रट लगाए रहता है। कभी कभी तो कोई शॉर्टकट भी अपनाना चाहिए। शॉर्टकट से मिली चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं। मोहन, मेहनत की रोटी में जो सुकून है वो किसी और चीज में नहीं है। चल ठीक है भाई, तू अपना काम कर। अब मैं चलता हूँ। रघु की ईमानदारी की परीक्षा का समय आ चुका था। एक दिन जब वह खेत से वापस लौट रहा था, उसे रास्ते में एक भारी थैली मिली। उसने थैली खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब रघु के सामने एक एक बड़ा सवाल था। क्या वह इन सिक्कों को अपने पास रख ले या ईमानदारी का रास्ता अपनाए? तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे रघु बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ा है? बाबा, ये देखिए, मुझे ये थैली मिली है, लेकिन ये मेरी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा किसकी है और इससे क्या करूं। बेटा, तुझे जो सही लगे वही कर। ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। ठीक कहते हैं बाबा। मैं इस थैली के मालिक को ढूंढूं, ये धन मेरा नहीं है। भगवान तेरा भला करे रघु। दुनिया को तेरे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। अब रघु सोचता है कि मुझे मुखिया जी के पास जाना चाहिए। रघु मुखिया के पास जाता है।
रघु ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई और थैली उनको दे दी। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जिस किसी ने भी अपनी सोन की थैली खोई हो वह आकर पहचान ले, वह थैली मुखिया जी के पास रखा है। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी गांव में आया। मुखिया जी, वह थैली जो मिली है वो मेरी ही थी, वह थैली आप मुझे दे दें। रघु, यह थैली इस व्यापारी की है। इसे लौटाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने तो कमाल कर दिया भाई, आजकल ऐसी ईमानदारी देखने को नहीं मिलती। या लो, इन सिक्कों में से आधा हिस्सा तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भैया, लेकिन मुझे यह धन नहीं चाहिए। मैं मेहनत की रोटी में विश्वास करता हूँ। आप बस मेरी दुआ लीजिए। तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे खेत की हालत देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए नए औजार और बीज का इंतजाम करूंगा। रघु की ईमानदारी और व्यापारी की मदद से उसका जीवन सुधरने लगा। उसके खेतों में अब भरपूर फसल होने लगी। गांव वाले उसकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन रघु के जीवन की यह खुशहाली कुछ लोगों को सहन नहीं हो रही थी। गांव के कुछ लोग, खासकर जमुना नाम का जमींदार, उसकी तरक्की से जलने लगा और रघु को सबक सिखाने की साजिश करने लगा। रघु को देख रहे हो, एक मामूली किसान होकर इतनी इज्जत कमा रहा है। मुझे उसकी यह तरक्की बर्दाश्त नहीं। कुछ ऐसा करो कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए। हुकुम मालिक, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम। तुम लोग ऐसा करो, आज रात इसके फसल में आग लगा दो, जिससे इसकी परेशानी बढ़ जाए। ठीक है मालिक, हो जाएगा। जमींदार के नौकरों ने रात में रघु के खेत में आग लगा दी। पूरी फसल जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब रघु ने यह देखा तो वह सदमे में आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने हालात का मुकाबला करने का फैसला किया। रघु, यह बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या करोगे? जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी। मैं फिर से शुरुआत करूंगा। मेहनत से कमाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। रघु, तुम जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान इस गांव का गर्व है। हम सब मिलकर तेरा खेत फिर से तैयार करेंगे। हाँ, हम सब रघु की मदद करेंगे। गांव वालों की एकजुटता और रघु की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। जमींदार की साजिश नाकाम हो गई और उसने अपनी गलती मानते हुए रघु से माफी मांगी। रघु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या तुम मुझे माफ करोगे? जो हुआ उसे भूल जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और गांव को बेहतर बनाएं। तुम सच में बड़े दिल वाले इंसान हो रघु। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। रघु की मेहनत और ईमानदारी से गांव में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। जमींदार की माफी के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन रघु का असली इम्तिहान अब भी बाकी था। गांव में एक बड़ा अकाल पड़ गया। कई किसान अपनी फसलें खो बैठे और लोग खाने के लिए तरसने लगे। ऐसे समय में रघु ने जो किया, उसने उसे पूरे इलाके में मिसाल बना दिया। रघु भाई, अब क्या होगा? फसलें सूख गई, घरों में अनाज खत्म हो गया है। हम एकजुट होकर इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरे पास पिछले साल की फसल का कुछ अनाज बचा हुआ है, उसे हम सब में बांट देंगे। लेकिन रघु, तुम्हारा परिवार, तुम्हें भी अपने लिए बचाना चाहिए। अगर मेरे पास अनाज का एक दाना भी है तो वह सबसे पहले भूखे लोगों का हक है। मेरा परिवार भी वही खाएगा जो सब खाएंगे। रघु ने अपनी सारी बची हुई फसल गांव वालों के बीच बांट दी। उसने मुखिया से मिलकर एक तालाब खुदवाने का सुझाव दिया ताकि पानी की समस्या का हल निकले। लेकिन तालाब बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। रघु ने अपना बैल और खेती के औजार बेच दिए ताकि काम शुरू हो सके। रघु, तुम्हारा त्याग और मेहनत काबिले तारीफ है। अगर यह तालाब बन गया तो गांव का भविष्य बदल जाएगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और इस गांव को अकाल से बचाएंगे। ईश्वर हमारी मदद करेगा। महीनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। बारिश आई और तालाब पानी से भर गया।
अब गांव के पास पानी की कमी नहीं थी। रघु की सोच और त्याग ने गांव को तबाही से बचा लिया। रघु, तुम्हारी वजह से हमारा गांव आज खुशहाल है। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि एक आदमी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। रघु भाई, तुम सच्चे नेता हो। तुमने हमें मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रघु की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसे प्रेरणा मानने लगे। रघु ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि यह सिखाया कि सच और मेहनत की ताकत हमेशा अजय होती है। इस कहानी का संदेश यह है कि ईमानदारी, मेहनत और एक से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। धन्यवाद।